वहां के हालात तनावपूर्ण कर दिए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ है पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें, जिन्हें लेकर स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार पर बाहरी हस्तक्षेप का आरोप लगा रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JASC लगातार आंदोलन चला रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान प्रशासन ने उसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। उसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए। आरोप ये भी है कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, विरोध प्रदर्शन दबाने के लिए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लोगों की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब इस मुद्दे की गूंज लंदन तक सुनाई दे रही है, जहां पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बड़े प्रदर्शन हुए हैं। तो क्या पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जन विद्रोह शुरू हो चुका है? क्या वहां मानव अधिकारों का दमन हो रहा है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे जुड़ेंगे। पहले आपको बताएंगे पीओके के अंदर हालात किस तरह बने हुए हैं और वहां के एक उच्च अधिकारी ने, पुलिस के उच्च अधिकारी ने क्या कुछ कहा है और वहां जो प्रदर्शनकारी है उनका क्या कहना है और वहां पे ताजा हालात क्या बने हैं, उसकी भी आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। रेंजर्स वाले चले जाते हैं, जो कहते थे कि यहां से जो FC वाले हैं वो चले जाते हैं। आए वो देखे मेरे 6 लोग जो है ना, 4 लोग मेरे शहीद हैं, मेरे 42 लोग जख्मी हैं, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं। और हम अपनी लाशें इस तरह नहीं उठाएंगे आगे। हम इंशाल्लाह गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं आपसे लोगों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। और मुझे आप लोगों पे सब पे फख्र है। आए देखें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है कौन आजाद कश्मीर का सिपाही है, कौन इस्लामाबाद का सिपाही है, कौन जो है ना FCN का सिपाही है, कौन रेंजर्स का सिपाही है और कौन पाक फौज का सिपाही है। हम सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं और हम सारे पाकिस्तान के लिए हैं। ये कश्मीर की पाकिस्तान का है और पाकिस्तान कश्मीर का है। और हम इस जगह के अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आखिरी खून का आखिरी कतरा तक बहाने से ग्रेस नहीं करेंगे और किसी शर्मपसंद को हम मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जवानों के खून के साथ खेले, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को वर्गलाए और उनको वर्गला के स्टेट के खिलाफ खड़ा करे। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मुझे आप लोगों पे फख्र है। मैं आप लोगों को सबको सैल्यूट पेश करता हूं और इसके साथ साथ मैं जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सैल्यूट पेश करता हूं, जिन्होंने इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, जिन्होंने सारे रास्ते खुले रखे, जिन्होंने तमाम फोर्सेस को सैल्यूट पेश किया और जिन्होंने ऐसे गंदे लोगों को, जिनके अपने कारोबार में खुद देख के आया हूं, इनकी दुकानें खुली हैं, इनके कारोबार खुले हैं और ये गरीबों को कहते हैं कि दुकानें बंद करें, अपने कारोबार बंद करें और सड़कों पे आए और आके सरकारी इमलाक को जलाएं और आके लोगों को मारें। अपने कारोबार कर रहे हैं उसी तरह ही, अपने सारा कुछ उसी तरह ही चला रहे हैं और ये आम आदमी को, मासूम आदमी को वर्गला के और उसको ये शर्मगेजी पे उकसा रहे हैं। हम ऐसा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे और हम इन लोगों के साथ, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की लोगों की मोहब्बत की हम कदर करते हैं और हम उन मासूम लोगों को सैल्यूट पेश करते हैं जिन्होंने इन शरपसंदों को और इनकी काल को रिजेक्ट किया। मुझे आप लोगों पे फख्र है और मैं आप लोगों को सबको सलाम पेश करता हूं और जो लोग शहीद हुए हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूं। उन्होंने अपने सीनों में इनकी गोलियां खाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने ये साबित किया है कि हम इंशाल्लाह किसी शरपसंद के सामने ना पहले झुके थे, ना अभी झुके हैं और ना जब तक आखिरी सिपाही मौजूद है हम इनके सामने झुकेंगे इंशाल्लाह। आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड माय सैल्यूट टू यू ऑल। थैंक यू। करते हुए अपने शहर बुलंदशहर आजाद कश्मीर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो हमारी गवर्नमेंट ने इस्तकबाल किए, गोलियां वहां पे मौजूद हैं, गोलियों से हमारा इस्तकबाल किया गया आज अपने शहर में। अगर ये गवर्नमेंट अपने लोगों पे, यार कौन नहीं जानता हमें कि हम कितने पूरे माने, मैं एक ट्रैवलर हूँ, सब लोग जानते हैं। लोगों ने सरेआम यहाँ पे शेलिंग को पूरी हालत आखिरकार फोर्सेज भाग गई है, आवाम ने यहाँ पे एहतजाज किया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए मैं इंटरनेशनल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया को टैग करें, BBC को टैग करें, CNN को टैग करें,
बड़े जितने न्यूज चैनल हैं उनको टैग करें और ये आवाज वहां तक पहुंचाएं कि इस वक्त कश्मीर के हालात, यहाँ की गवर्नमेंट, करप्ट सियासतदान जिनका अपनी शोशा का मसला है, बाकी कुछ भी नहीं है इनका, उस चक्कर में इतने लोगों को मरवा रहे हैं, दौला कोर्ट की शहादतें, और आज ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं। गोलियां जो चलाई गई हैं उनके शेल भी मौजूद हैं। सब दोस्तों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लोग देखेंगे। लगाया करके देखते हैं कि ये बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर जनता का गुस्सा अब बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलकोट और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं, जिनमें कई लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद आयोजित शोक सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इसी दौरान हालात बिगड़ गए और गोलीबारी की घटनाएं सामने आई। हालांकि मृतकों और घायलों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और स्वतंत्र पुष्टि अभी बाकी है। यह आंदोलन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के नेतृत्व में चल रहा है। संगठन लंबे समय से महंगाई, बिजली संकट और राजनीतिक अधिकारों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों के जरिए स्थानीय लोगों की राजनीतिक आवाज को कमजोर किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं भी प्रभावित बताई जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान सरकार ने जेएसी को आतंकवाद निरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने भी हालात पर चिंता जताई है। फिलहाल पूरे पीओके में तनाव बना हुआ है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन पाकिस्तान के लिए और बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर most of your political because of our activity. We see these exactly what I was right now that I was looking at all those different creative incidents which clearly both at the so called people. But this continuous striving for this basic rights and the
राठ वली रुद्राठ ये था अंदर ये किसी अत्रो बाग इसमें जी था शडस राड वलन रूदा वोलन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई, बिजली संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अधिकारों को लेकर जनता का गुस्सा अब बड़े जन आंदोलन में बदल चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रावलकोट और आसपास के इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुई है। सर शुरू करेंगे, पहले बताएं ऑडियो शुरू करेंगे। चलो साहिल जी, आ रही है। चंद्रगुप्ता गुप्ता जी, हमारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। सर स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बीजेपी से, और हमारे साथ जगदीप जी हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, धन्यवाद शुक्रिया समय देने के लिए। और अहमद याद सर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। सर मैं शुरुआत करूंगा अहमद याद सर से। सर जी, पीओके में हालिया हिंसा को आप किस बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखते हैं? क्या पाकिस्तान इस संकट को संभालने में पूरी तरह विफल दिखाई दे रहा है? सर देखिए, ताकत के बलबूते पर कुछ भी किया जा सकता है, और लग रहा है जमहूरी निज़ाम होके भी पाकिस्तान जमहूरियत में यकीन नहीं करता। ये जो पाकिस्तान का ही मामला नहीं, बहुत बहुत सारे जगहों पर ऐसा होता है कि जमहूरियत होकर भी ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती लोगों का ना सुनना, उनके मुतालबात को नहीं समझना, ये बहुत सारी जगहों पर है। और ऐसी सिचुएशन में जो अभी पीओके की है, जहां वो कुछ डिमांड्स को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं और उनमें कुछ लोग उनको अरेस्ट किए गए, तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जो उनका है रिफ्यूजीज की 12 सीट्स को लेकर, या ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, जी या इकोनॉमिकल क्राइसिस की बात है, जो भी इश्यूज हो। ये इश्यूज जो है ये कहीं भी किसी के पास भी हो सकते हैं। अब जरूरी यह है कि जब लोगों के पास इश्यूज है तो उनसे बात करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, जहां तक जमहूरियत का तकाजा है। और 12 लोगों की मौत कोई छोटी बात नहीं है। उनकी जमान को लेकर 12 लोगों का अमवात होना ये बहुत बड़ी बात है। और लग रहा है कि ये कोई आसानी से थमने वाली बात नहीं है। जब आप मुझसे पूछ रहे हो, नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें काफी अभी उछाल आ गया है। जब ये लोग, इतने सारे लोगों की तादाद का अमवात हो चुका है, और कुछ लोगों को अरेस्ट करने के बाद भी नहीं थम गया और कुछ हो गया, तो नेचुरली अगर कहीं कोई कहेंगे कि हम कोई समझ से सोच से इसको ना सुलझाया जाए, लग रहा है ये विवाद जो है बढ़ने वाला है। जो डिमांड लोग करते हैं उनका भी एक इशू है ये कि हमारी हुकूमत है वो नहीं सुन रही है, और हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक ये कन्फ्लिक्ट रहेगा तो जरूरी बात है, लाजमी बात है, गैप्स वाइड हो जाएंगे,
जी। दिक्कतें बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है कि जो इस चीज को शायद बातचीत से समझने की कोशिश करेगा या सुलझाने की कोशिश करेगा। नहीं तो शायद 12 अमवात नहीं होते। अगर वो इस चीज पर यकीन कर लेते कि हमने बातचीत के जरिए मामलात को सुलझाना है, समझना है लोगों की दिक्कतों को, तो शायद 12 अमवात नहीं होती और 12 अवाम मानी रखती है। तो मुझे लगता है ये शायद विवाद बढ़ने के चांसेस है। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका रुख करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ जगदीप सिंह जी। सर, क्या पीओके में हो रही हिंसा मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है? क्या कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की राजनीति अब पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है? साहिल जी, आपको आभार और सबको नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान भारत के भौतिक वजूद से निकला वो हिस्सा है जो मोहम्मद अली जिन्ना की जहरीली मानसिकता और कट्टरवादी सोच को दर्शाता है। ये वो मुल्क है जहां पर कभी किसी प्रधानमंत्री ने अपने जीवन के 5 साल कार्यकाल में पूरे नहीं किए। 3 मर्तबा मिलिट्री कूप हमने देखा, वो चाहे अयूब खान हो, जियाउल हक हो या परवेज मुशर्रफ हो। लिहाजा पाकिस्तान में मानवाधिकारों का उल्लंघन जग विदित है और ये भी दुनिया जानती है कि भारत में शांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद की जो विष बेल है उसको लगातार पानी दिया गया। अब सवाल ये है साहिल जी कि पीओजेके जो जिसकी हम बात अक्सर करते हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां वहां हैं, जब आप उनका गंभीरता से मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर बिजली का संकट, यानी वो बिजली जो पर यूनिट पाकिस्तानी रुपए में 4 से 5 रुपए कास्ट करती है, वो 150 रुपए के ऊपर वहां के निवासियों को बेची जाती है। यही हालत वहां के इत्तफाकन समस्या ये भी है कि 3 बड़ी नदियां जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं, बावजूद उसके वहां के नागरिक दाने दाने को मोहताज हैं, अपने मानवाधिकारों के लिए लगातार सड़कों पर है। जिस तरीके का जुल्म, जिस किस्म की कत्लो गारत पाकिस्तान में पीओजेके के अंदर पाकिस्तान करता रहा है, उस पर मुझे किसी प्रकार की भूमिका की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है, पूछना मैं ये चाह रहा हूं, भाजपा के प्रवक्ता एक लंबा अरसा लेकर जुड़े, पर चलिए जुड़े, मैं इनसे पूछना ये चाह रहा हूं कि ये बताएं जरा कि जब नरसिम्हा राव के तत्कालीन दौर में एक रेजोल्यूशन देश की संसद में पास किया गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और यहां पर मेरा जम्मू कश्मीर से मतलब समुच्चय जम्मू कश्मीर से है, तो पिछले 12 सालों में इन्होंने क्या किया? ये कहा करते थे कि हम पीओजेके को ले आएंगे, बाद में कहना शुरू कर दिया कि वो खुद हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो क्या इन्होंने पिछले इस दौर में किया? और क्यों आज पाकिस्तान ईरान इजराइल युद्ध में कभी मध्यस्थता करता नजर आता है तो ये दलाली की बात करते हैं, कभी पाकिस्तानी करेंसी भारतीय करेंसी की तुलना में कम गिरती नजर आती है, और जिस तरीके की हमारी विदेश नीति का फालूदा इस सरकार ने बनाया है, उसके चलते क्या ये कहना चाह रहे हैं और किस तरीके की कार्रवाई ये मौजूदा समय में उन निहत्थे निर्दोष नागरिकों के लिए करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, या वैसा कुछ मनन सरकार ये कर रही है जो अभी हाल हम पीओजेके में देख रहे हैं? जी साहिल। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक आपका। चंद्रमोहन गुप्ता जी का मैं रुक करूंगा, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन बीजेपी से। सर, आपने सवाल सुन ही लिए होंगे जगदीप जी के, काफी आरोप लगाए हैं उन्होंने, तो भाजपा का पक्ष क्या है सर इसमें? और ये भी समझें कि क्या पीओके में हालिया हिंसा पाकिस्तान की लोकतांत्रिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करती है? क्या भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पीओके का मुद्दा और आक्रामक तरीके से उठाना चाहिए सर? कांग्रेस का भी यही सवाल है सर। भारत जब से भारत आजाद हुआ है, ये पीओके जो पाकिस्तान ने जबरन हमसे उस वक्त दबा के रखा हुआ था, उसका मुद्दा हम अंतर्राष्ट्रीय हर जगह उठाते हैं, में हो चाहे जिनेवा में हो, जहां भी हो, उठाते रहे। और हमें ये हेलो हम जी सर, जिस तरह रखिए, पक्ष अपना रखिए सर, बात सुन रही है आ रही है बस। हमें ये समझना चाहिए कि आज से पीछे 30 साल 35 साल कश्मीर के अंदर क्या हालत थी, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। जगदीप जी को मैं ये बताना चाहता हूं, आज हमारे हालात देखो जम्मू कश्मीर के, और पाकिस्तान जो पीओके ऑक्युपाइड है उसके देखो। जो लोग जहां से मुजफ्फराबाद, चलो मुजफ्फराबाद की ओर जा रहे थे, तो आज जो पीओके पाकिस्तान, वो उधर पाक ऑक्युपाइड है हमारा कश्मीर, उधर से लोग आ जाने को तैयार हैं। ये चेंज आई है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चल रहे हैं। आज हमारा कश्मीर अमन ईमान के साथ आगे तरक्की के साथ बढ़ रहा है। वंदे भारत ट्रेन वहां चली गई है, एम्स वहां बन रहा है, अलग अलग पूरा टूरिस्ट आज देखो पूरा पैक है, एक पाँव रखने की जगह नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। टूरिस्ट की, चाहे वैष्णो देवी की बात करूं, तो हम उन लोगों के साथ हैं, वो हमारे भाई हैं, वो हमसे बिछड़ के यहाँ से गए हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सरकार एक एक सेकंड की ऊपर खबर वो रख रही है। जब वक्त आएगा, ये ऊपर वाले के हाथ में है। जब वक्त आएगा, अगर मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, जब बांग्लादेश में भी हालात ऐसे हुए थे तो हमारी सरकार ने, जब हिंदुस्तान की सरकार ने, चाहे वो हमारी मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी या हमारे अपोजिशन के लीडर, मिलकर हमने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टोटे किए थे। अभी भी वक्त आ गया है। अभी बहुत कत्लो गारत वहां हो रही है। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान की अपनी क्या हालत है, सिंध की क्या वहां क्या हालत है। कोई भी इलाका वहां हर एक आदमी अलग होना चाहता है। तो मुझे आशा है कि हम पूरा हिंदुस्तान जो है, विशेषकर जम्मू कश्मीर के जो हम लोग वासी हैं, जो हमारे भाई बिछड़ के उस वक्त 47 में पार चले गए थे या वो रह गए थे, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। फिर वे पूरा जम्मू कश्मीर, हमारा लद्दाख, जो जितना भी बलूचिस्तान गिलगित है, फिर वो समय हमारी आंखों के सामने, ये फिर हम एक होने वाले हैं। सर कहने का मतलब ये है कि पीओजेके जो है अब हम लेके ही रहेंगे वापस। जिस तरह का जन आंदोलन वहां शुरू हुआ है, तो वो एक बिल्कुल आक्रोश है लोगों के अंदर। बॉर्डर की तरफ मैं कहता हूं, वो दिन आने, लोग बॉर्डर को तोड़ के आ जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी वहां से भाग रही है, भाग जाएगी, और खुद वो लोग, उनकी हालत क्या है, महंगाई की क्या हालत है, जैसे मेरे भाई बोल रहे थे, बिजली का रेट क्या है, राशन का रेट क्या है, हर चीज का वहां त्राई त्राई है। तो ये सारे लोग, जब आदमी अति होती, हमारे वर्ड है, तो अति के साथ गति होती है। अब अति हो गई, बहुत अति पाकिस्तान ने कर ली है 75 सालों में हमारे लोगों के ऊपर, जो पीओके में वहां गए हुए हैं। अब गति होने वाली है, वो समय अब आ गया है। अब वो कोई महीनों सालों का समय नहीं है, बहुत जल्द ये ऊपर, मैं मुझे कहने में हर्ज नहीं है, हमारे ईश्वर अल्लाह जो भी है, खुदा, सब वो सब देख रहा है। अंत होता है, अब उन लोगों को राहत मिलने वाली है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। ठीक है सर, तो थोड़ा अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए सर, आपका ना फेस आ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, थोड़ा सा पीछे हुए। हाँ ठीक करें बस सर, ठीक है, मैं करता हूँ दोबारा आपका। जगदीप जी अपना अपना बात रखेंगे, आप कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा जो होने वाला, पीओके हम रखेंगे अपने पास। साहिल जी ऐसा है, चंद्रमोहन जी वयोवृद्ध नेता हैं और एक सम्मान है इनका, लेकिन वही रटी रटाई दकियानूसी बातें, सबका साथ एक साथ सर्वनाश, ये है इनकी नीति। मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे, ये भाई साहब दुनिया भर के प्रवचन देने में माहिर हैं, लेकिन मुद्दे की बात का जवाब नहीं देंगे। मुझे बताइए, जब आपके जोगी साहब ने ये कहा था पिछले चुनाव से ठीक पहले कि 3 महीने के अंदर पीओजेके ले आएंगे, 1 इंच भी ले सके आप, आज आप कह रहे हैं कि वो खुद चले आएंगे, तो आपका क्या उसमें योगदान है, जरा बताइए। दूसरा, और तो कुछ कर नहीं सकते, जो नरसिम्हा राव जी के जमाने में जो रेजोल्यूशन पास किया था, उसी पे कुछ कहने की हिम्मत रख देते। अरे आप तो वो है जो ऑपरेशन सिंदूर में पहले पाकिस्तान को खबर करते हैं कि हम हमला करने आ रहे हैं। वो भक्तजनों के चचा डोनाल्ड ट्रंप 100 से ज्यादा मर्तबा तो बता चुके हैं दुनिया को कि उन्होंने करवाया सीज फायर। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ खड़ा कौन था? अफगानिस्तान खड़ा था ना, जिसको आप देश मानने को तैयार नहीं है। यहाँ आपका इजराइल, यहाँ से आप वो मेडल लेकर आए हैं जो ना आपसे पहले किसी को मिला, ना आपके बाद किसी को मिलेगा। श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, मालदीव जैसा बित्ती भर का देश आपको आंखें तरेर कर दिखा देता है, हमारे जवानों को वापस भेज देता है। मुद्दा ये है साहिल जी, अभी हाल देखिए, हम तुलना किसके साथ कर रहे हैं? उस पाकिस्तान के साथ जो भारत से पैदा हुआ। जब पाकिस्तान मध्यस्थता करता है ईरान इजराइल युद्ध की, तो ये साहब कहते हैं हमारे विदेश मंत्री कि हम दलाल नहीं है। तो जब पप्पा वहां जाकर युद्ध रुकवा रहे थे रशिया और यूक्रेन का, तब क्या हम दलाली कर रहे थे? मतलब विदेश मंत्रालय का जो मैं समझता हूं दिमागी दिवालियापन है, वो किस लेवल का है। और प्रधानमंत्री जाते हैं, कभी किसी देश की प्रधानमंत्री को जाके टॉफियां बांट के आते हैं, सर मुद्दे पे ये सेशन चलता है, कहीं पे डायस्पोरा को बुलाकर। नहीं सुनिए ना साहिल जी, विदेश नीति बहुत बड़ा मामला होता है साहिल जी। मैं पूछ ये रहा हूं, पाकिस्तान अपनी करतूत मरेगा वो, क्योंकि जहां कट्टरता हद से ज्यादा होगी वहां विनाश तय है। मैं पूछ रहा हूं, ये जो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं,
ये बताएं, जब शंगस वैली पाकिस्तान ने उठाकर चाइना को दे दी, आपने क्या कर लिया? आप तो गिलगित बाल्टिस्तान पर आरोप हम पे लगाते हैं। आप सब छोड़िए, आप यूएन के 3 रेजोल्यूशन पूछ रहा हूं, 37, 38 एंड 48, बता दीजिए क्या है, बताइए जरा दर्शकों को। और बताइए आर्टिकल 48 के तहत जो हमने पहले 25 सीटें विधानसभा में खाली छोड़ी थी और अब 24 है, बताइए वो हमने क्यों छोड़ी थी। और बताइए द्वारकानाथ काचलू और रामचंद्र काक ने क्या कहा उस दौर में जब विभाजन होने जा रहा था, और कहां थी तब आपकी प्रजा परिषद जब भारत पाकिस्तान विभाजन में जम्मू कश्मीर के स्टैंड की बात आई थी। तो केवल बातें करने से बात नहीं बनेगी। मैं साहिल जी बिल्कुल नक्शल में बता दूं, हमारी विदेश नीति का फालूदा निकाल चुकी है ये सरकार। आज पाकिस्तान जैसा देश जिसके पल्ले कुछ नहीं है, जहां पर कभी लोकतंत्र रहा नहीं, जमहूरियत कहीं वहां पर दिखाई नहीं देती, उसकी बात करने के लिए पूरे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे एक ही बात राग अलाप रहा है। इन्होंने एक सरकार के तौर पर क्या किया, इनसे ये पूछिए। बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है सर, बांग्लादेश कैसे पैदा हुआ छोड़ दीजिए, जो ठीक है सवाल सर, पूछिए उनके जवाब लीजिए। ठीक है सर, मैं पूछिए करता हूँ। यूएन रेजोल्यूशन क्या है, इनसे पूछिए। सर अहमद यार सर, आपने सवाल सुन लिए होंगे सर, मैं पहले आपसे जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं चंद्रमोहन सर का रुख करूंगा, क्योंकि आप एक न्यूट्रल पक्ष रखेंगे और वो एक अहम होगा जनता के लिए भी, समझने के लिए भी। जी सर। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस के तर्जमान की बात का ताल्लुक है, ये सही है कि जम्मू कश्मीर पीओके को लेकर है। पूरा जम्मू कश्मीर जब एक्सेशन हुई तब ये पूरे जम्मू कश्मीर की हुई। अब उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी उस पर हम ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे कि क्यों आधा उधर गया, क्यों आधा इधर गया। शायद एक वजह ये भी है कि उसके बाद में ये यूएन में चला गया इशू, शायद उसकी वजह से दिक्कतें आई हो, ये मेरा मानना है। हालांकि उसके बाद काफ़ी वारताएं भी हुई, कभी शिमला में, कभी आगरा में, कहीं लाहौर में। तो एक वक्त ये आया फिर कि भाई अब ये तो फिर की मामला नहीं है, अभी हमारा इंटरनल मामला है। तो वो चीज़ें लेकर जो कंफ्यूजन है, असलियत सामने नहीं आ रही है कि जब हम ये कहेंगे कि ये यूएन में है तब हम यहाँ से कहेंगे कि इंटरनल है। अगर इंटरनल है तो फिर इंटरनल उसको डील करिए उसी हिसाब से, या वो करिए या ये कहिए इंटरनल इशू है तो वहाँ इश्यूज है तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ। या तो ये है कि भाई हमारा इंटरनल इशू है तो फिर इंटरनली उसको जैसे भी चाहोगे आप उसे डील करिए। तो ये सिचुएशन इस वक्त जो बनी हुई है, और लग रहा है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान यही एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है जिसका जम्मू कश्मीर पहले जम्मू कश्मीर शिकार होता है। जम्मू कश्मीर के लोग शिकार होते हैं, जो अभी हर एक दुनिया में जो भी लोग हैं वो देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत खासतौर 1990 से आज तक क्या बनती आई। तो शायद वजह यही दिख रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये मामला पेंडिंग है। तो सच है कि अगर इंटरनल मामला इसको हम मान ले तो फिर उसको इंटरनली डील करना चाहिए। या तो ये कहा जाए भाई नहीं जी इंटरनेशनल मामला है तो इसलिए हमें हमारे हाथ में ज़्यादा नहीं है। अगर हम वसूख से ये कहते हैं कि हमारा इंटरनल मामला है, हमने बहुत बार प्राइम मिनिस्टर साहब को देखा बोलते हुए कि ये अब हमारा बायलैटरल भी नहीं रहा, अब हमारा इंटरनल इशू है, तो फिर व्हाई नॉट टू डील इट, व्हाई दिस कंटिन्यूटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो फिर ये जो कंटिन्यूटी है क्यों है, तो फिर हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज़ को देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है वो इसके ऊपर लेटेस्ट जो इनकी पॉलिसी है वो उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमारे को थोड़ा इन्फॉर्म कर सकते हैं, हमारे को थोड़ा ज़हनीशीन कर सकते हैं कि क्या है असल मकसद। ये यूएन में इशू लेकर इस वक्त अटका हुआ है या हम इसको इंटरनल बना के भी आउट कर पा नहीं रहे हैं। तो जबकि हमारा एक्सेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर का एक्सेशन है, वहाँ एक हिस्सा यहाँ नहीं एक हिस्सा उधर नहीं। तो उस वक्त जो 2 हिस्से हुए अब उसमें हम नहीं जाएंगे कि शायद उसका ये वजह हो कि आधे तक लोगों को खदेड़ा गया, यहाँ से पुंछ में कोई बगावत महाराजा के खिलाफ हुई थी तो उसकी वजह से शायद आधा रिटर्न करना पड़ा, यहाँ तक कि रास्ते से मोड़ना पड़ा, हो सकता, वी डोंट नो, मे बी दैट फैक्ट ऑल्सो। बट द पॉइंट इज टुडे कि अब इतने साल गुजरने के बाद भी अभी भी हम कह रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी हम में से ये कहेगा कि इंटरनेशनल, अगर हम कहेंगे भी इंटरनेशनल इशू है, लेकिन शायद गवर्नमेंट ये नाम मानने के लिए तैयार नहीं है।
गवर्नमेंट कहेगी जी नहीं हमारा इंटरनल मामला है। अगर इंटरनल, अब सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि अगर इंटरनल मामला है तो देन व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, व्हाट इज द पॉलिसी, व्हाट इज सरकार डूइंग? आई थिंक दैट वे देयर इज अ लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुख दोबारा आपका, मैं रुख करता हूँ चंद्रमोहन गुप्ता सर का। अच्छा सर, आप बताएं, अपना जवाब रखें, पक्ष रखें, जैसे सवाल रखे गए हैं, आरोप भी लगे हैं भाजपा के ऊपर, और भाजपा के पास क्या रोड मैप है, ये साफ तौर पर हमें आज सर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने भी बात रखी है कि भाजपा के पास क्या पॉलिसीज हैं, वो बेहतर बता सकती हैं, तो सर क्या है? साहिल जी, जब देश आजाद हुआ था, देश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की पूरी रियासतें, 567 जितनी रियासतें थी, सारी इस देश के साथ मिला के हिंदुस्तान बनाया था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा कश्मीर का मसला मैं हल करूंगा। और कैसा हल करूंगा, ये आज जो मसला पड़ा हुआ है, एक नेहरू के कारण पड़ा है, पंडित नेहरू के कारण पड़ा हुआ है। और जहां तक यूनाइटेड नेशन की बात है, मेरे भाई आजाद भाई भी बात कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन में मसला ये लेके नेहरू गया था, कोई और नहीं गया था। और आज ये कश्मीर का मसला जो है ये पड़ा हुआ है, और इसको हल ये सारा मसला इनका दिया हुआ है, कांग्रेस का दिया हुआ है। और हम उस रेजोल्यूशन के, नरसिम्हा राव का जो रेजोल्यूशन पास था, पूरे 543 के 43 हमारे मेंबर पार्लियामेंट ने इसको पास करके, हमारा एक ही अगर है तो बस एक ही है, अगर पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा है तो हमारा एक कोई झगड़ा सिर्फ कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर, पूरा लद्दाख गिलगित पूरा हमारा है, जम्मू कश्मीर का है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी जो नेशनल पॉलिसी है, हमारे जो बड़े लीडर हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है। बाकी आने वाले समय में कोई वो दिन दूर नहीं है जो हम पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान फिर आने वाला एक ही पूरा ये हिंदुस्तान का ही पार्ट एंड पार्सल होगा। वो वक्त बहुत बहुत जल्द आने वाला है। इसके ऊपर प्रजा परिषद के ऊपर बात जय जगदीप जी बोल रहे थे, अगर उस वक्त प्रजा परिषद के पेपर जो थे, नॉमिनेशन ये रिजेक्ट ना करती सरकार, नेहरू और शेख के ये मिली भगत से हमारे लगभग 67 जो नॉमिनेशन थे रद्द किए गए थे, अगर वो रद्द नहीं होते तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार होती तो आज हालात कुछ और होते। इन्होंने जब भी कोई किया ऐसे ही काम किए, चाहे वो कश्मीर इशू पे हो, चाहे आगे इलेक्शंस के पे हो। लेकिन आज इस देश के अंदर पिछले 12 साल से लगातार जो सरकार चल रही है, वो पूरे देश के लिए एक एक, उन्होंने पाकिस्तान को एक ही बात बोली है, टेरर और वो टेररिज्म, टाक और टेररिज्म नहीं चलेंगे। टाक बिल्कुल उनसे तोड़ दी है, जब तक वो टेररिज्म है तब तक नहीं करेंगे। और हम अपने देश की पूरी जो हमारी सरहदें हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको हम फेंस कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश की हो चाहे ये हो, सारे काम पे उस पे हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री का जो पूरे वर्ल्ड में जो 75 देश है, 75 देशों में आना जाना हुआ, फॉरेन पॉलिसी की बात करते हो, पूरे देश में डंका बज रहा है। वो दिन दूर नहीं है जो हम एक विश्व गुरु का सपना लेके जा रहे हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान फिर विश्व गुरु बनेगा। वो ये जो हमारे लोग सोचते हैं, आज देखो ना, ये कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे, ये डूबता जहाज है। हर जगह, बंगाल आप देख लो, कोई स्टेट देख लो, आने वाले और इलेक्शंस आ रहे हैं तो इनको आज लगभग 17-18 स्टेट्स के अंदर एनडीए की सरकार है और वो हम आगे बढ़ रहे हैं। लोग हमारे पॉलिसीज के साथ सहमत हैं तभी वोट दे रहे हैं, ऐसे हवा में थोड़ी बात हो रही है। आने वाले समय में ये कश्मीर का मसला भी जो नेहरू का जो दिन है, जो कांग्रेस का दिन है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमेशा के लिए हम उसको दफन करने वाले हैं। बिल्कुल इसकी जो वहां लोग आज जाग उठे हैं तो वो उसको बिल्कुल आने वाले समय में आप देखोगे, हमारे जो देश के होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हैं, सब मिलकर इस मसले को हल करेंगे। ठीक है जी जगदीप जी, सब कुछ जो किया कराया है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही करवाया है। वो एक बहुत बड़े कसूरवार हैं इन हालातों के लिए। और जी, मैं थोड़ा सा वक्त आपसे चाहूंगा। जी सर। बड़ी विनम्रता से, बड़ी शालीनता से, बड़े आदर के। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, नेहरू ने किया, नेहरू द्वारा किया गया, वो इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। थोड़ी सी तहजीब, थोड़े से आदर्श और संस्कार जो आपके वैचारिक पुरोधाओं ने आपको नहीं सिखाए, वो कम से कम रखिए। दूसरी बात, अब मैं जो बोलूंगा वो मेरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब को चुभेगा जरूर, लेकिन गौर से सुनिएगा। 27 सितंबर 1947 को नेहरू जी का लिखा खत है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम, जिसमें वो साफ साफ उनको बता रहे हैं बतौर गृह मंत्री की पाकिस्तान हमला कर सकता है। खत संख्या 111,
जो उस वक्त अयंगर साहब ने पटेल साहब को लिखा, सरदार पटेल साहब के जो 10 खंडों में खतों का संकलन है उसमें शामिल है, खत संख्या बता रहा हूं 111, जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि 1.5 साल ये युद्ध चला है और हमारे पास रीइंफोर्समेंट नहीं बची। तो ये ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आई। मैंने आपको 3 चीजें पूछी। पहले आपने कहा नेहरू ले गया यूएन में। आपको मालूम है यूनागढ़ में जो प्लेबिसाइट हुआ था उसमें कितने वोट मिले थे पाकिस्तान को? 93। और क्यों किया गया था वो प्लेबिसाइट, ये भी आपको मालूम है कि बताऊं? और ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप जम्मू कश्मीर पर झूठ बोलते हैं अपनी उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को आगे रखते हुए, तो आपको मैं याद दिला दूं कि गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको आपके नेता कहते हैं कांग्रेस ने पाकिस्तान को दे दिया। पहले यहीं से बता दूं कि विलियम ब्राउन जो जर्नल थे अंग्रेजी फौज के, उन्होंने बिना एक गोली चलाए गिलगिट बाल्टिस्तान विभाजन से पहले, अभी कांग्रेस सत्ता में आई भी नहीं थी, वो पाकिस्तान को दे दिया, जिसको बाद में पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा पुरस्कार सितारा पाकिस्तान दिया। दूसरी बात आपने की प्रजा परिषद की। अब मैं आपको जरा बता दूं, रामचंद्र काक साहब के लिखे खत है, इंग्लैंड की जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है वो अब सार्वजनिक हो गए, कहें तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। उसमें वो साफ साफ बताते हैं कि प्रजा परिषद का क्या रोल था, क्यों रणवीर अखबार को बंद किया गया, क्यों उस वक्त आपके वैचारिक पुरोधा भारत के साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे। ये वही लोग थे जो मुस्लिम लीग के साथ तो सरकार में थे, अंग्रेजों की गोद में तो जरूर बैठे थे, लेकिन भारत के साथ नहीं खड़ा होना चाहते थे। तो आइंदा जब आप जम्मू कश्मीर पर बात करें ना, आप बड़े हैं उम्र में मुझसे, मैं बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, थोड़ा होमवर्क करके आए। रही बात माननीय, मैं माननीय बोल रहा हूं, साहिल जी 2 मिनट और लूंगा। नरेंद्र मोदी माननीय माननीय प्रधानमंत्री की विदेश नीति मालूम है क्या है? ही खी खू खू, ये विदेश नीति है। जो प्रधानमंत्री एक लाइन बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल सकता, जिसको ये नहीं पता कि विदेश नीति के दौरान कोई मामला सेटल करते वक्त किसी राष्ट्र के किसी नेता से मिला कैसे जाता है, जबरन गले लगना, जबरन हाथ पकड़ लेना, ही करके किसी सवाल का जवाब ना देना, ये बताता है कि आपकी विदेश नीति क्या है। मैंने ऑपरेशन सिंदूर पर पूछा, वो आपने जवाब नहीं दिया, आप नेहरू जी पर चले गए, और नेहरू जी को नेहरू कह के संबोधित कर रहे हैं, ये बताता है आपके संस्कार कैसे हैं। तो माफ कीजिएगा, पहली तो बात, जब ये मुल्क आजाद हुआ तब आपके लोग आजादी में शामिल नहीं थे, इसलिए आपको हक नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर बात करने का। दूसरी बात, अगर दोबारा करें तो कम से कम थोड़ा सा मर्यादा, थोड़ा सा सम्मान जरूर रखें। और जहां तक मैंने खत बताए हैं आपको, कहीं पे जाके होमवर्क कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और प्रोफेसर साहब इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आकर लोगों को सच बताने की हिम्मत रखिए, नहीं तो कम से कम जो सच मैंने बोले हैं उन पर अगर आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, एक भी शब्द आप बोलकर दिखा दें, आप बताकर यहाँ के लोगों को बता दें कि कैसे शेख अब्दुल्ला खड़ा था जब डकोटा जहाज हिंदुस्तान का पहला उतरा था, तो कौन खड़ा था जहाज को रास्ता दिखाने के लिए, बताइए लोगों को तब आप कहां थे। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सलीका रखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, ये नेहरू नेहरू करना बंद कीजिए, यह शोभा नहीं देता आपको। अहमद यासर, पीओके में बढ़ते विरोध प्रदर्शन का अंतर्राष्ट्रीय असर कितना बड़ा हो सकता है? क्या पाकिस्तान सेना की भूमिका इस विवाद को और भड़का रही है, और क्या लंदन में हुए प्रदर्शन पाकिस्तान की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाएंगे? मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है, थोड़ी इनकरेज्ड है, इसलिए जो उनके मरासिम जो पाकिस्तान यूएस के साथ है, आपको याद होगा कि हालांकि इंडिया के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है यूएस के साथ, ईरान के साथ, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध के दरमियान, युद्ध मीन्स जब वो पहलगाम के बाद में एक वो स्ट्राइक चली जी, तो आपने देखा होगा कि वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो व्हाइट हाउस बुलाया गया। तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है, या उसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग को रुकाने की कोशिश करना, उसमें सालियत करना, मीडिएशन करना, तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो रिलेशंस है वो यूएस के साथ ठीक है, बेहतर है, और शायद वो उनके लिए इनकरेजिंग फैक्टर है। जी, तो वो शायद पीओके के जो जहां से वो आवाजें उठ रही है,
वहाँ ये जो अवामी एक्शन कमेटी है, जॉइंट एक्शन कमेटी, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि वो ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे इस वक्त। एक तो उनका अपना भी जमहूरियत में कोई इतना ज़्यादा यकीन नहीं है, और दूसरा जो जो ग्लोबली जो इस वक्त एक माहौल बना सा है, जहाँ पाकिस्तान को काफ़ी इनकरेजमेंट मिली, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वार था, सॉरी वो जो कन्फ्लिक्ट हुआ पहलगाम के चलते, तो उसके बाद जो अमेरिका और ईरान के साथ जो मामला, इसराइल ईरान के साथ जो हुआ अमेरिका की बीच में भी उसकी, तो फिर जो पाकिस्तान का जो रोल रहा है, तो छोटा मुल्क, लेकिन छोटा मुल्क होने के बावजूद भी बहुत बड़ी कार्रवाई करी। जी फिर वो उनकी सफलता हुई नहीं हुई, लेकिन न्यूज में तो यही आया, सामने तो यही आया कि पाकिस्तान की वजह से अमेरिका और इसका वार रुक गया। तो मुझे लगता है ये एक फैक्टर बहुत ज्यादा इनकरेजिंग है पाकिस्तान के लिए। और वो ये जो पीओजी की जो स्ट्राइक अभी चल रही है, प्रोटेस्ट जो चल रहा है, बेशक लंबा चल सकता है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अब हालात क्या जी रुख इख्तियार करेंगे, लेकिन मेरा मानना है ये इनकरेजिंग फैक्टर देखकर, क्योंकि पाकिस्तान वो ऐसे वाला सिस्टम नहीं है। आपको मालूम होगा कि अभी वहां का प्राइम मिनिस्टर से जेल में सड़ रहा है, जी और वो भी प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेटर इमरान खान। तो शायद ही आई मीन बहुत बहुत कम मुल्क ऐसे ममालिक ऐसा ट्रीट करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, या ऐसे वर्ल्ड लेवल के वर्ल्ड रनाउंड क्रिकेटर को। तो ये सोच दर्शाता है। जी तो इसलिए मुझे लग रहा है वो इनकरेज महसूस करेंगे, और शायद वो ये जो बिल्कुल कंडीशन है, जो सिचुएशन है, जो पीओजी के से आ रही है, मुझे लगता है कि वो उसको कुचलने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता उसके भी नताइज निकलेंगे, ये नहीं उन्होंने कुचल दिया तो खत्म हो गया। जितना उसको कुचल देंगे उतनी दिक्कतें भी आ जाएंगी, लेकिन अभी लग रहा है कि वो कुचलने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। मैं रुक करूंगा चंद्रमोहन गुप्ता सर का। सर आपका क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा और जवाब चाहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं बैठे हुए, उन्होंने जो आरोप लगाए और जो बातें और जो पक्ष रखने के लिए कहा भाजपा का। जी सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं भाई जगदीप जी को जो कहता हूँ, मैंने कोई नेहरू नहीं किया, मैंने किया पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ में इतनी मर्यादा हमें आती है। बाकी जो ये सारा कश्मीर का जो पीओके में है या तो सारा ये उन्हीं का देन है। अगर वल्लभ भाई पटेल हमारे जो होम मिनिस्टर थे, वो सारी रियासतें कर सकते थे, जूनागढ़ भी उन्होंने संभाली, तो इसको कश्मीर के लिए क्या था? नेहरू साहब ने क्यों किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं इसका मसला मैं हल करूंगा। और जब हमारी फौजें आगे बढ़ रही थी, तो उस वक्त जो यूनाइटेड नेशन में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वहां सीज फायर कर दिया। अगर वो सीज फायर ना करते तो 3 दिन में हम पूरा पीओके ले, उस वक्त जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर था, हम ले सकते थे। और ये पुरानी बातें हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। अब की जो सरकार है वो सरकार है, वो स्ट्रॉन्ग सरकार है। आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल जो पीओके के हमारे लोग हैं, विशेषकर हमारे जम्मू प्रोविंस के वो लोग हैं ज्यादा, भले ही वो हमारे कमिटेड हैं, वो सारे अपने लोग हैं। हमारे पुरखों ने उनके साथ जहां रहन सहन किया हुआ है, बहुत जल्द ये मसला हल हो जाएगा और आने वाले समय में उन लोगों को भी राहत मिलेगी। ठीक है सर। जगदीप सर आपका क्लोजिंग कमेंट। मैं साहिल जी बड़े आदर के साथ फिर कह दूं, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा आपने किस तरीके से नेहरू जी को संबोधित किया था। दूसरी बात, अब मैं सीधा खत पढ़ रहा हूं, अब इनको ऐसे समझ नहीं आएगी। ये खत जो है पटेल साहब लिख रहे हैं, खत नंबर मैंने पहले बता दिया 111। क्या लिख रहे हैं 1 मिनट में सुन लीजिए। द मिलिट्री पोजीशन इज नन टू गुड एंड आई एम अफ्रेड आवर मिलिट्री रिसोर्सेज आर स्ट्रेन्ड टू द अटर मोस्ट। तो भाई साहब समझिए, 1.5 साल युद्ध चला था और तब मुल्क अभी आजाद होकर हटा था। हमारी फौज को डकोटा जहाज में भेजा गया था। हमारी सूरत हवाल ऐसी नहीं थी। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बीके मेनन को पढ़ लीजिए, अलेस्टर लैम को पढ़िए, कुलदीप नैयर को पढ़िए, बलराजपुरी को पढ़िए, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए तो आपको समझ आए। और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आइए। हमने 1.5 साल युद्ध लड़ा, आप 3 दिन की बात कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में युद्ध लड़ा कैसे गया भाई साहब, और आप यहां बैठकर ज्ञान बांट रहे हैं। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा होमवर्क कर लिया करें।
और ये बाहर आइए प्रोफेसर साहब, इस यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बाहर आइए। लोगों को सच नहीं बता सकते तो कम से कम सच सुनने का मादा रखिए। और एक बात और सुन लीजिए, पटेल साहब ने 535 रियासतें जोड़ी, लेकिन वो कश्मीर के मामले में ये मानकर चल रहे थे कि ये मुस्लिम बहुल स्टेट है। अगर आज जम्मू कश्मीर भारत के साथ है तो केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से। उन्होंने खत लिखकर पटेल को पहले बता दिया था, पटेल साहब को, कि पाकिस्तान हमला कर सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप जनाब चर्चा में बैठकर? जी अहमद आसर जी जी। देखिए, सही बात है। विदाउट अलाइनिंग माई सेल्फ विद पॉइंट ऑफ बीजेपी और द कांग्रेस, क्योंकि मैं पॉलिटिकल हूँ, तो लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो यही है कि उस वक्त जब ट्राइबल्स ने पाकिस्तान की तरफ से जब हमला हुआ तो कम से कम ट्राइबल्स ऑलमोस्ट श्रीनगर में पहुंच गए थे। अगर उस वक्त एक्सेशन ना होती और पंडित नेहरू लाल जी इसको विजन से नहीं देखते तो शायद इस वक्त व्हाट ही सेड इज राइटली, शायद ये पार्ट भी शायद उन्होंने लिया होता। तो उन्होंने आई थिंक आज इतने सालों के बाद ये कमिट करना कि उस वक्त क्या हुआ होगा, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट कि उस वक्त जो कार्रवाई हुई होगी जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाना, वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कार्रवाई की वजह से उन्होंने एक सही फैसला लिया उस टाइम। अब ये आधा क्यों रहा, क्यों नहीं रहा, वो बेशक डिस्कशन के लिए एक विषय है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहीं डिले किया होता तो वो तो शायद किले पर चढ़ सकते थे। उस टाइम वो पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, वो उन्होंने अंदर सस्ती से, क्योंकि हमको अच्छी तरह से यहाँ पता है कहाँ से एरिया, कहाँ लोग पहुंचे थे, तो वो कम से कम श्रीनगर के अंदर पहुंच ही गए थे। तो लिहाजा उस वक्त खदेड़ना भी एक बहुत बड़ी बात थी। और उस वक्त जंग की सूरत में ये डिसीजन करना कि क्या करना क्या नहीं करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए आई थिंक विदाउट मेकिंग ए कमेंट, negative comment, well, we can improve upon the situation. Well, there's always an scope for improvement and for anything, but we must appreciate whatever has been done that time. जो भी उस वक्त किया होगा, दैट लीडरशिप ने किया होगा, आई थिंक टू दैट एक्सटेंट वी शुड गिव द क्रेडिट। इतना अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वेल, तो 10 साल 20 साल के बाद थोड़ी हम कहेंगे कि उसने वो नहीं किया, उसने यही नहीं किया। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है उस वक्त क्या सिचुएशन थी उस वक्त की हुकूमत के लिए, कि किन सिचुएशंस में उन्होंने फैसला किया। आई थिंक वी शुड हैव दिस ट्रस्ट कि हमारे लीडरशिप पर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि उन्होंने जो किया हो कहा सही किया होगा। अलबत्ता अगर कहीं गलत दिखता है तो उसकी बेशक आलोचना की जा सकती है। ठीक है सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। काफी अहम बातें आपने रखी हैं, देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आप तीनों का। तो पीओके में जारी हिंसा और विरोध प्रदर्शन अब सिर्फ स्थानीय आंदोलन नहीं रह गए हैं, ये मुद्दा राजनीतिक अधिकारों, लोकतंत्र, मानवाधिकार और जनता की आवाज से जुड़ चुका है। पाकिस्तान सरकार और सेना पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लंदन समेत कई देशों में उठ रही आवाजें दिखाई देती हैं। मामला अब वैश्विक चर्चा का विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान हालात संभाल पाता है या नहीं, ये आंदोलन और बड़ा रूप लेता है, इस पूरी दुनिया की नजर इस पर बनी हुई है। तो अब जाते जाते आपको दोबारा से वो सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा था पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी ने, और जो वहां पर आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है और क्या हालत इस वक्त पीओके के अंदर बने हुए हैं। रेंजर्स वाले चले जाते हैं, जो कहते थे कि यहां से जो एफसी वाले हैं वो चले जाते हैं, आए वो देखे मेरे 6 लोग जो है ना, 4 लोग मेरे शहीद हैं, मेरे 42 लोग जख्मी हैं, उन्होंने सीनों पे गोलियां खाई हैं। और हम अपनी लाशें इस तरह नहीं उठाएंगे आगे, हम इंशाल्लाह गोली का जवाब गोली से देंगे। मैं अपने लोगों को इस तरह मरने नहीं दूंगा। और मुझे आप लोगों पे सब पे फख्र है। आए देखें, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है कौन आजाद कश्मीर का सिपाही है, कौन इस्लामाबाद का सिपाही है, कौन जो है ना FCN का सिपाही है, कौन रेंजर्स का सिपाही है और कौन पाक फौज का सिपाही है। हम सारे पाकिस्तान के सिपाही हैं
और हम सारे पाकिस्तान के लिए है। ये कश्मीर की पाकिस्तान का है और पाकिस्तान कश्मीर का है, और हम इस जगह के अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आखिरी खून का आखिरी कतरा तक बहाने से ग्रेस नहीं करेंगे, और किसी शर्मपसंद को हम मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जवानों के खून के साथ खेले, हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को वर्गलाए और उनको वर्गला के स्टेट के खिलाफ खड़ा करे। हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। मुझे आप लोगों पे फख्र है, मैं आप लोगों को सबको सैल्यूट पेश करता हूं, और इसके साथ साथ मैं जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को सैल्यूट पेश करता हूं, जिन्होंने इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया, जिन्होंने सारे रास्ते खुले रखे, जिन्होंने तमाम फोर्सेस को सैल्यूट पेश किया, और जिन्होंने ऐसे गंदे लोगों को, जिनके अपने कारोबार में खुद देख के आया हूं, इनकी दुकानें खुली हैं, इनके कारोबार खुले हैं, और ये गरीबों को कहते हैं कि दुकानें बंद करें, अपने कारोबार बंद करें, और सड़कों पे आए और आके सरकारी इमलाक को जलाएं और आके लोगों को मारें। अपने कारोबार कर रहे हैं उसी तरह ही, अपने सारा कुछ उसी तरह ही चला रहे हैं, और ये आम आदमी को, मासूम आदमी को वर्गला के और उसको ये शर्मगेजी पे उकसा रहे हैं। हम ऐसा इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, और हम इन लोगों के साथ, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की लोगों की मोहब्बत की हम कदर करते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया अपनी आवाज उठाओ। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भाई अकील भाई अगेन हाजिर है। ये चीजें फेस की हैं, हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हुए अपने शहर बुलंदशहर आजाद कश्मीर में पहुंचे हैं। जैसे ही पहुंचे तो हमारी गवर्नमेंट ने इस्तकबाल किया, गोलियां वहां पे मौजूद हैं, गोलियों से हमारा इस्तकबाल किया गया आज अपने शहर में। अगर ये गवर्नमेंट अपने लोगों पे, यार कौन नहीं जानता हमें कि हम कितने पुरअमन हैं। मैं एक ट्रैवलर हूँ, सब लोग जानते हैं। लोगों ने सरेआम यहाँ पे शेलिंग और पूरी हालत आखिरकार फोर्सेज भाग गई है, आवाम ने यहाँ पे एहतजाज किया हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए मैं इंटरनेशनल मीडिया को ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया को टैग करें, BBC को टैग करें, CNN को टैग करें, बड़े जितने न्यूज चैनल हैं उनको टैग करें, और ये आवाज वहां तक पहुंचाए कि इस वक्त कश्मीर के हालात, यहाँ की गवर्नमेंट, करप्ट सियासतदान, जिनका अपनी शोशा का मसला है, बाकी कुछ भी नहीं है इनका, उस चक्कर में इतने लोगों को मरवा रहे हैं, दौरा कोर्ट की शहादतें, और आज ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते हैं। गोलियां जो चलाई गई हैं उनके शेल भी मौजूद हैं। सब दोस्तों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल लोग देखेंगे। लगाया करके देखते हैं कि ये बात है। जिया कश्मीर, जिया कश्मीर, 200 बंदा बैठा ना लाइव, इससे देखना। टेम दोस्तों, टेम क्या हुआ इसमें? टेम ग्लोबल इंटरनेट चल रहा है, ग्लोबल इंटरनेट। अच्छा, सारे अमान में कुछ नहीं पहुंचेंगे आएंगे इंशाल्लाह। पुरअमन लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं, पुरअमन रहने की कॉल दी जा रही है, सामने से गोलियां लग रही हैं। गोली नहीं चलानी, गोली तो क्या चलाएगा, हमारे गोली वो चला रहे हैं।